नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। हम लोग करंट अफेयर के 15 सवाल देखने जा रहे हैं, जो आजकल की घटनाओं पर आधारित हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से हम जीके की भी देखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान हमारा रहता है, वो इस पे रहता है कि आपका कोई भी एक क्षण भी कीमती समय आपका बर्बाद ना हो। ये नहीं कि इसको हम घंटों आपसे चर्चा करें। टू द पॉइंट ये बिना बकवास के हम लोग करंट अफेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। भारतीय नौसेना के कमोडोर मिलिंद एम मोकासी ने हाल ही में किस संयुक्त कार्यबल की कमान संभाली है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और ये बहरीन में एक समारोह में इन्होंने CTF 154 ये संयुक्त कार्यबल है जिसकी कमान इन्होंने संभाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बहरीन में आयोजित समारोह में किया है। मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। ये कंबाइंड टास्क फोर्स, CTF का मतलब है कंबाइंड टास्क फोर्स। और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस 47 देशों का एक गठबंधन है जिसका मुख्यालय मनामा में है। कहां पर है? मनामा। और मनामा कहां पर है? बहरीन में। और भारत नवंबर 2023 में CMF का पूर्ण सदस्य बना था, यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का। और वैश्विक समुद्री सुरक्षा में ये भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है। CTF 150 समुद्री सुरक्षा और CTF 151 समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए जिम्मेदार है। तो 151 समुद्री डकैती और CTF ये 150 ये समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। अगला सवाल है, जय हो की धुन बजाने वाली भारत की पहली म्यूजिकल रोड का निर्माण किस कॉरिडोर पर किया गया है? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जय हो की ध्वनि बजती है और यह है मुंबई कोस्टल रोड। कहां पर? मुंबई कोस्टल रोड। नरीमन पॉइंट और वर्ली के बीच में जो कोस्टल रोड है, नरीमन पॉइंट और वर्ली के बीच में, वहीं पर यह म्यूजिकल रोड का निर्माण किया गया है। ये सड़क टायरों और सड़क की सतह पर बने खांचों के बीच घर्षण से ये जय हो गीत, जो ऑस्कर विजेता गीत था AR रहमान का, वो धुन धुन वहां पर ये ध्वनि उत्पन्न होती है। और चालकों को निर्धारित गति सीमा 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने की तकनीक है। और राहुल सेवाले द्वारा प्रस्तावित की गई थी ये अवधारणा, और इसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस जो CM है महाराष्ट्र के, उन्होंने किया है। म्यूजिकल रोड तकनीक का उपयोग वैश्विक स्तर पर जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में यातायात सुरक्षा के लिए किया जाता है। स्पीड इससे नियंत्रित होगी, लोग उसको अवेयर रहेंगे उसके प्रति। अगला जो प्रश्न है, सरला माहेश्वरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हस्ती थी? तो सरला माहेश्वरी का संबंध समाचार वाचन से था और ये दूरदर्शन की समाचार वाचन का से जुड़ी हुई थी। और उसमें लगभग इन्होंने 76 से 2005 तक 3 दशकों तक दूरदर्शन के साथ काम किया। भारतीय टेलीविजन का एक जाना माना चेहरा बनी। 84 से 86 के बीच लंदन में BBC के साथ भी इन्होंने काम किया था। शुरुआती एंकरों में से उनका नाम गिना जाता है जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के से रंगीन टीवी के युग में जिन्होंने परिवर्तन देखा। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, उसके बाद में रंगीन हुई। स्पष्ट आवाज और समाचारों की प्रभावी ढंग से प्रस्तुति करने की शैली इनकी बड़ी निराली थी। नवनिर्मित प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो पहले इसको PMO के नाम से जाना जाता था और अब इसको जाना जाएगा सेवा तीर्थ के नाम से। किस नाम से जाया जाएगा? सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। और इसके साथ ही कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी उद्घाटन किया गया है, जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक इससे अब खाली हो जाएंगे और इनको क्या किया जाएगा? संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा। सेवा तीर्थ परिसर को 4 स्टार गृह रेटिंग के साथ टिकाऊ और आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया गया है। और इस नए स्थान पर कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को भी स्थानांतरित किया गया है। तो PMO परिसर का प्रधानमंत्री ने ही उद्घाटन किया है और इसका नाम सेवा तीर्थ रखा है। अगला जो प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में लगभग कितनी राशि के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अध्यक्षता करते हैं वो रक्षा मंत्री करते हैं और 3.6 लाख करोड़ रुपए की राशि का अभी अधिग्रहण प्रस्ताव जो है वो मंजूर हुआ है। और मंजूरी प्राप्त मुख्य प्रस्तावों में राफेल और हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट ये शामिल है। तो राफेल हमारे यहाँ जो खरीद के
आए हैं उसकी टेक्निक भी हमको मिली है, अपने स्वदेश में भी निर्माण किया जाएगा। तो नौसेना के लिए P-81 समुद्री टोही विमान और तटरक्षक बल के लिए ड्रोनियर 228 विमान, इनको भी स्वीकृति दी गई है। और ये कदम भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं में सुधार और उनको मॉडर्न बनाने के लिए, चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी निर्माण के लिए ये पहल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक संशोधन विधेयक 2026 के तहत किस उम्र से ऊपर के श्रमिकों के लिए अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की गई? तो अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच ये शुरू की गई है 40 वर्ष से अधिक के जो श्रमिक हैं उनके लिए है। और ये क्यों किया जा रहा है? ये श्रमिकों के स्वास्थ्य की निगरानी और औद्योगिक बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कोयला के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, कॉटन इंडस्ट्री में या पेस्टिसाइड में या उर्वरक जो फर्टिलाइज़र है वहाँ पर, तो वो इनहेल करते हैं, उनको बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला के लिए नया आधार वर्ष क्या रखा गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उपभोक्ता मूल्य CPI के लिए नया जो आधार वर्ष है वो रखा गया है 2024। पहले ये 2012 हुआ करता था और 2012 से बदलकर इसको कर दिया गया है कितना, 2024। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बदलते उपभोग पैटर्न और आधुनिक खर्चों को सूचकांक में शामिल किया गया है। जनवरी 2026 में नई श्रृंखला के तहत खुदरा मुद्रास्फीति भी दर्ज की गई है, वो 2.75 है। CPI का डेटा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यहाँ पर यह सवाल आपसे पूछा जाएगा, आधार वर्ष का संशोधन आर्थिक नीतियों और मौद्रिक समीक्षाओं के लिए अधिक सटीक डेटा प्रदान करता है। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता किया है? ब्लू इकोनॉमी और जो साथ में मैरीन जो रिसर्च है उसको बढ़ाने के लिए ये समझौता पुडुचेरी के साथ में हुआ है। और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और साथ में इसमें देखा जाए तो पुडुचेरी सरकार के बीच में समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तटीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नीली अर्थव्यवस्था के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ये इसका उद्देश्य है। 6 रणनीतिक क्षेत्रों जैसे समुद्री स्थानिक योजना, आलावरीकरण, इन सब पर जोर दिया जाएगा। और पुडुचेरी को समुद्री संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए एक पायलट मॉडल के रूप में यहाँ पर विकसित करने की योजना है। अगला जो प्रश्न है, 13 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? विश्व रेडियो दिवस, तो इसका जो विषय है रेडियो और AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये रखा गया। 2026 के लिए ये जो थीम रखी गई है, विषय रखा गया है, इसमें AI को कहा गया कि एक उपकरण है, ये आवाज नहीं। रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI एक उपकरण है, ये आवाज नहीं है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो दिवस की स्थापना की याद में इसको मनाया जाता है। और विश्व का जो ये रेडियो संचालन है उसमें भारत में इसकी लोकप्रियता आप देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। विषय का मुख्य उद्देश्य प्रसारण के क्षेत्र में मानव आवाज और रचनात्मकता के महत्व को सुनिश्चित करना। यूनेस्को द्वारा घोषित इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। भारत में आकाशवाणी और विभिन्न रेडियो संगठनों ने इस अवसर पर विशेष संगठनों का भी आयोजन किया, हो सकता है आपने सुना ही हो। अगला जो प्रश्न है, क्वाड ढांचे के अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के द्वारा वित्त पोषित AI इंगेज पहल किस क्षेत्र पर केंद्रित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है AI इंगेज पहल, तो इसका संबंध है एग्रीकल्चर से। इसका संबंध किससे है? एग्रीकल्चर से। AI इंगेज का पूरा मतलब है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर एम्पावरिंग नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर। और ये पहल क्वाड देशों, क्वाड में भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान है, इनके बीच एक प्रमुख वैज्ञानिक सहयोग है, यानी कि कृषि प्रणालियों में कैसे AI का यूज किया जाए। अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इस परियोजना के लिए $2.4 बिलियन की शुरुआती फंड की घोषणा की है। और ये अनुसंधान कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रति फसलों को लचीला बनाने में क्या करेगा? मदद करेगा। अगला जो प्रश्न है, हालिया संरक्षण आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी 2006 में 70 से 3 गुना बढ़कर
2022 में 227 हो गई, तो ये असम है। इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की है। 2006 में केवल 70 आबादी थी और अभी ये बढ़कर क्या हो गई है, 2022 के आंकड़ों में 2027 हो गई है। काजीरंगा, मानस, ओरांग और नमेरी टाइगर रिजर्व है जहां पर ये सफलता मिली है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि संख्या बढ़ना कोई छोटी चीज़ नहीं है, और ये बहुत सारे संरक्षण प्रयास, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, तो उनका ये नतीजा होता है। वायु सेना का जो अभ्यास वायु शक्ति 2026 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है, ये अगला सवाल है। तो ये पोखरण राजस्थान में। कहाँ पर होगा? पोखरण राजस्थान में। और ये जो होगा ये 27 फरवरी 2026 को ये होना है, वायु शक्ति 2026। विशाल एयर ग्राउंड फायर पावर प्रदर्शन है जिसमें 100 से अधिक विमान हिस्सा लेंगे। राफेल, तेजस, सुखोई, चिनूक, ये सब आधुनिक विमान इसमें आप देख सकेंगे। आकाश और स्पाइडर जैसी मिसाइल प्रणालियों की सटीकता का भी यहाँ पे परीक्षण किया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर जैसे काल्पनिक युद्ध प्रदर्शनों के माध्यम से वायुसेना की मारक क्षमता प्रदर्शित करने का ये माध्यम होगा। वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए प्रस्तुत उत्तर प्रदेश का बजट कितना रहा है? तो 9.12 लाख करोड़ रुपये रहा है। इसको भी हमने कल डिस्कस किया था। वित्त मंत्री हमारे ये सुरेश खन्ना है उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया। और बजट पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% ज़्यादा रहा, और बजट का 19.5% पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसका यूज किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र को कुल बजट का 12.4% दिया गया है, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3% की सीमा के भीतर रखने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, जिसने हाल ही में अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया, किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जो है ये कार्य करती है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य करती है। फरवरी 12 से 18 तक उत्पादकता सप्ताह मनाया गया, जिसका विषय विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर ये रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 12 से 18 के बीच में ये उत्पादकता सप्ताह मनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसके रणनीतिक निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। एनपीसी टोक्यो स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन का एक संस्थापक सदस्य है। एनपीसी का मतलब राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, और ये एशियाई उत्पादकता संगठन का क्या है, संस्थापक सदस्य भी है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। किस संगठन ने सीबीआई के साथ मिलकर साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी पर एक राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया है? मतलब राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको कहते हैं I4C, तो इसने ये किया है। और नई दिल्ली में ये संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का मुख्य विषय जो है वो साइबर स्लेवरी, साइबर गुलामी और जटिल वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से निपटना है। और इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों और तकनीकी प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सम्मेलन के दौरान AI आधारित धोखाधड़ी पहचान उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया। और I4C गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है और साइबर अपराधों के विरुद्ध एक नोडल एजेंसी के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये रहा आपका करंट अफेयर, जिसमें कई सवाल हमने रिवीजन के भी रखे थे, जिससे आपका रिवाइज हो जाए और आपको बिना समय बर्बाद किए पूरी जानकारी मिल जाए, साथ साथ में अच्छे क्वेश्चन मिल जाए। ये इस सेशन का उद्देश्य है। साथ साथ में स्टैटिक जीके जो हम कर पाते हैं उसको साथ में शामिल जरूर करते हैं। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और भी अच्छे से काम कर सकें। थैंक यू सो मच।